हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, यूनिट 1 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इससे पहले जो हमारा यूनिट 1 है इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं लाइक मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी। मैथमेटिकल बैकग्राउंड हम अपने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमें क्या देखना क्या है। जैसे आपकी कोई भी एल्गोरिदम है, ठीक है, आपको पता है कि किसी काम को करने के आपके पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं किसी भी काम को करने के। तो उस काम को आप कैसे, मतलब आप अगर आप ये बताना चाहते हैं कि ये काम मैं इस काम को मतलब इतनी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको मतलब छोटी सी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई मतलब जल्दी से कर लोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई बड़ा नंबर दे दिया, दैट इज़ n मल्टीप्लाई 3। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मतलब इसको एज अ प्रोग्रामिंग में लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसके लिए कुछ तरीके से प्रोग्राम लिखेगा, कोई कुछ तरीके से प्रोग्राम लिखेगा, बेसिकली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप ये एनालाइज करोगे कि इसको करने का कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन सा अच्छा तरीका है जिसमें आपका टाइम और स्टोरेज कम लग रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम मतलब देख पाएंगे कि जो भी तरीका आपका अच्छा होगा वो आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास आपको ना मॉल जाना है। ठीक है, मतलब आपको कपड़े खरीदने हैं बेसिकली। ठीक है, तो कपड़े खरीदने के लिए मतलब एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कपड़े खरीदने के लिए आपको आप मॉल जा सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप घर से बैठ के आराम से शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी चॉइस है कि मैं कपड़े को बिल्कुल हाथ से पकड़ के पहले देखूं कि ये किस तरीके का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है कि कॉटन का क्लॉथ कैसा होता है या फिर कैसा होता है। ठीक है, बस आपको ये पता है कि अगर मैं इसको कपड़े को छूँगा तो उसके बेसिस पे मैं उसको लेना चाहता हूँ। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप मॉल में जाएंगे, उसके बाद उस कपड़े को देखेंगे और उसके बाद उसको परचेज करके लाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा एग्जाम्पल ये जब हमने किया कि हम ऑनलाइन अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम उस कपड़े को ऑर्डर करेंगे और हमारे घर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि आप अपने काम को किस तरह से एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, कपड़े ही खरीदने हैं लेकिन दो अलग तरीके, या तो मॉल जाओ या फिर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो आप ये देखेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर से ऑर्डर करके उस कपड़े को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस पर्टिकुलर काम को एनालाइज किया कि मैं इसको कैसे कैसे कर सकता हूँ, और जो मेरे को अच्छा लगा मैंने उस तरीके से इसको अप्लाई किया। ठीक है, ओके, यहाँ पर एनालाइज की स्पेलिंग गलत है। नाउ अब हम सेकंड मतलब देखते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि किसी भी, अब यहाँ पर हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम जो है वो इफ़िशिएंट है या नहीं, इस चीज़ का पता करने के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपको ये पता करना पड़ेगा CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन में क्या आएगा, ये मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितने टाइम तक वो पर्टिकुलर जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो कितने टाइम तक CPU का यूज़ कर रहा है। ठीक है, सेकंड होगा मेमोरी यूटिलाइजेशन। ठीक है, कितनी मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज़ मेमोरी यूटिलाइजेशन। और मेमोरी से आपको पता लग गया है स्पेस। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है डिस्क यूजेस। ठीक है, जिसमें IO होता है। ओके, नेक्स्ट नहीं, ठीक है, ओके, नेटवर्क यूज़। ठीक है, जिसमें क्या आएगा आपका बैंडविड्थ। ओके,
तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में दो, जैसे कि अभी हमने ये चीज़ पढ़ी कि CPU यूटिलाइजेशन जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मेमोरी यूटिलाइजेशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डिस्क यूजर्स की IO को कितने टाइम के लिए यूज़ करा, नेटवर्क यूजर्स तो बैंडविड्थ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि विच एल्गोरिदम इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है, कौन सी एल्गोरिदम आपके लिए अच्छी है। पर यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं जिसके ऊपर आप एल्गोरिदम को एनालाइज करते हो, ठीक है। जैसे कि परफॉर्मेंस है, लाइक आप अपने काम को बहुत जल्दी कराना चाहते हो, ठीक है। तो आप, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया जिसमें टाइम की बात थी, ठीक है, अब मॉल में जाने वाला और ऑनलाइन शॉपिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मतलब अगर मान लो कल ही शादी में जाना है या पार्टी में जाना है, तो आपको उसी दिन कपड़े खरीद के लेकर आने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, कम से कम टाइम लग जाता है यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा, एक दिन तो लग ही जाता है ऑर्डर मतलब आने में, ठीक है। पर अगर आप मॉल जाओगे तो वहाँ से आपको कपड़े मतलब इंस्टेंट आप जाओगे और लेकर आ जाओगे अपनी पसंद का। तो यहाँ पर क्या है कि आप कौन सा प्रेफर करोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टाइम देखना पड़ेगा ना कि आप मतलब कि आपके पास टाइम है इतना कि आप 3-4 दिन बाद जाने वाले हो, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपको कल ही जाना है तो आप मॉल चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि जैसे आपको परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है, कोई प्रोग्राम है जो आपने लिखा है तो वो क्या है, कांस्टेंट टाइम में रन हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो बेस्ट सुटेबल है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर देखो आपको देखना पड़ेगा रन होने में कोई भी प्रोग्राम कितना टाइम लेता है, कितनी मेमोरी लेता है, डिस्क की कितनी यूज़ करता है, नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना यूज़ होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस को देखने के लिए। उसके बाद आती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में अभी हमने देखा दो तरह की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं प्रोसेस एनालिसिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखो जैसे अगर आपके पास में कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ एग्जाम्पल 1। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास में एक सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मान लो, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मान लो मैंने लिख दी स्टेटमेंट 1, इसमें स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन स्टेटमेंट के, ठीक। अब आपसे कोई पूछता है कि मेरे को इसका बताओ ये जो आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कितना टाइम लेंगी, टोटल टाइम कितना लेंगी। तो आप इसको कैसे बताओगे, ऐसे ही बताओगे ना, टोटल टाइम कितना लेगी। टाइम ऑफ सीक्वेंस स्टेटमेंट 1, ठीक है, प्लस टाइम ऑफ स्टेटमेंट 2, टाइम ऑफ स्टेटमेंट 3, प्लस सो ऑन टाइम ऑफ स्टेटमेंट के, ओके। इस तरह से आप एनालाइज करोगे। अब मैंने बोला कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ना वो सारी की सारी कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर जो भी आपकी ये स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है, ठीक है। कांस्टेंट टाइम को हम इस तरह से शो करते हैं बिग O 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये कांस्टेंट टाइम ले रही है, ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम में बिग ऑफ 1, बिग ऑफ 1, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा, और बिग ऑफ 1, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बिग ऑफ 1, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया, बिग ऑफ 1 आ गया आपका, ठीक है। अब आपका एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं हम, इसको पेन चेंज कर लेते हैं हम, इंक। एग्जाम्पल सेकेंड। अब इसमें क्या है, जैसे अगर ऐसा है आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने लूप पढ़े होंगे, इफ़ एंड इफ एल्स लूप पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंडीशन लिखा है, इफ़ देन
एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई एक स्टेटमेंट होगी, इफ़ की स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, आपकी कंडीशन दी है, और यहाँ पर आपका कुछ सीक्वेंस ऑफ कोड लिखा है जिसमें कुछ एक स्टेटमेंट रन हो रही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 मान लो ऐसी रन हो रही है। फिर आपका एल्स वाला साइड है, ठीक है। एल्स में कुछ यहाँ पर भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट 2 रन हो रही है, ठीक है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है। तो यहाँ पर देखो कितना टाइम लगेगा। इफ़ कंडीशन 1 जो है वो रन होगी तो ये बेस्ड मतलब डिपेंडेंट है कि भाई कितनी बार चलेगी, ठीक है। ये भी चलेगी और ये भी चलेगी, ठीक है। कितनी बार ये चलेगी, कितनी बार ये चलेगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कितनी कांस्टेंट टाइम लेगी, यहाँ पर भी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम लेने वाली है, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें कंडीशन अगर आपने कोई भी चलाई है तो कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि वो कंडीशन कितनी बार चल रही है, ठीक है। आधे में ये चल रही है, आधे में ये चल रही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी अगर मतलब चेक तो हर एक जगह पे हो रही है ना, तो कंडीशन जब चेक हो रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बिग O n स्क्वायर टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब आप इन सबको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो आपका टाइम लगेगा बिग O n स्क्वायर आपका टाइम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ओके, ठीक है, मैं एग्जाम्पल 3 यहाँ पर करा देती हूँ। एग्जाम्पल 3 में क्या है, 4 i इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। i लेस देन n है और i प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ पर हमारा कुछ एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है। अब आप इसको देखो, इस प्रोग्राम में जब आप फोर लूप को चलाओगे तो फोर लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा, ठीक है। फोर लूप कितना चलेगा आपका, n टाइम्स चलेगा, मतलब बिग ऑफ n इधर से मिलेगा। ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो बिग ऑफ मतलब बिग O 1 टाइम लेगी, कांस्टेंट टाइम लेगी। तो इसमें से कौन सा आपका बड़ा है, बिग O n बड़ा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन बिग O नोटेशन। बिग O नोटेशन में आपको इसकी पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी, ठीक है। अब प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल इंट मैक्स फॉर i, ठीक है। i जो है वो इक्वल्स टू 1 है, i लेस देन इक्वल्स टू मैक्स है और i प्लस प्लस, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो एग्जीक्यूट होगा वो मैक्स टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब हम इसके मतलब नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं तो ये जो इसके अंदर है लूप, ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, मैक्स मल्टीप्लाई मैक्स टाइम जो है वो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। लेकिन ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, ये मैक्स टाइम एग्जीक्यूट होगा और ये मैक्स मल्टीप्लाई मैक्स टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगी और ये भी एक बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मतलब मैक्स के साथ में एक बार, फिर मैक्स के साथ में एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 मैक्स हो जाएगा, है ना, इसके बेसिस पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बिग O मैक्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मैक्स, ठीक है। मतलब मैक्स ये चलेगा, फिर इसके बेसिस पे ये वाला मैक्स चलेगा, ठीक है। ऐसे ही चला लो कि मैक्स टाइम ये चलेगा, फिर मैक्स टाइम ये चलेगा, फिर ये 2 स्टेटमेंट चलेगी, तो मैक्स ऊपर वाला आ गया, फिर 2 स्टेटमेंट के साथ में ये मैक्स चलेगा, ठीक है। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, बिग O 2 मैक्स, एक मिनट, मैक्स मल्टीप्लाई मैक्स, ठीक है। यहाँ पर 2 भी मल्टीप्लाई में, बिग O 2, अभी इस मैक्स को हम क्या करेंगे, n से रिप्लेस कर रहे हैं, मैक्स इक्वल्स टू n कर दिया, ठीक है। तो मैक्स को हमने n से रिप्लेस कर दिया, n मल्टीप्लाई n, तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा बिग O 2 n स्क्वायर। तो हमें पता है कि जहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिग O n स्क्वायर इज़ योर आंसर। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर आपको जैसे अगर कुछ इस तरह से दिया है क्वेश्चन में,
मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवीज़न है, तो ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है, पर ये कांस्टेंट टाइम लेती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन को समझें, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इसके अंदर जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालेंगे तो हम क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न जो है वो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सबट्रैक्शन का यूज़ करके करेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD ऑफ टू नंबर, दो नंबर का, ठीक है, जिसमें से जो नंबर है m और n है। द एल्गोरिथम फॉर GCD मे बी डिफाइन एज फॉलो, ठीक है। तो ये हमें GCD की एल्गोरिथम लिख कर दे रखी है। वाइल m इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर m जो है वो बड़ा होता है किससे, m इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या हो, इफ n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, वाइल m इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, m इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या है, ये तो हमारा वाइल लूप चल रहा है। इसके बाद में क्या होगा, इफ n इज ग्रेटर देन m, कि n जो है वो क्या है, m से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आपको स्वैप कर देना है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू m में चली जाएगी, m की वैल्यू n से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सबट्रैक्ट n फ्रॉम m, ठीक है। अब क्या करेंगे, n को स्वैप हो गई वैल्यू, स्वैप होने के बाद में आपको m में से n को माइनस करना है, फिर, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। और जब लास्ट में वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज n इज GCD, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक बार इसको समझ लेते हैं। लाइक आपके पास में दो नंबर्स हैं, m की वैल्यू आपकी 20 है, n की वैल्यू आपकी 50। अब हमने कंडीशन को चेक किया कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस, ट्रू हो गई, ठीक है। सेकंड जो हमने वाइल लूप में लिखी थी वो यहाँ पर जो हो गई वो ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ़ अगर m जो है वो n से क्या है, m, एक मिनट, n जो है m से क्या था, n इज़ ग्रेटर देन m, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा है n इज़ ग्रेटर देन m, तो क्या होगा, ये स्वैप होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, m जो है वो बड़ा है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर काम नहीं करेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा n फ्रॉम n, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में क्या प्रोसेस होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा m फ्रॉम n से सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 में से आपको 15 को माइनस करना है, ठीक है। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, ठीक है। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर यही हुआ ना कि m जो है ग्रेटर देन n है और 0 से भी बड़ा है, तो क्या होगा, m माइनस हो जाएगा फ्रॉम n, तो रिटर्न क्या कर देंगे, m की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आप कोई दूसरी वैल्यू भी लेंगे तो आप देख सकते हैं कि m और n की वैल्यू मैंने यहाँ 30 ली और यहाँ पर मैंने लिया 28, देख लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको मतलब दूसरी तरीके से भी निकाल के देखेंगे, तो m की वैल्यू 30 और n की वैल्यू 20 ले ली। तो अगर ऐसा है, इफ़ m, यहाँ पर देखो m बड़ा है और n छोटा है, तो कंडीशन तो ये मतलब इफ़ वाली तो फॉल्स होगी, तो बाकी क्या चलेगा हमारा, m में से n को माइनस कर दो, m में से n को माइनस कर दो, तो 30 में से 28 को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आया आपके पास में, 2, है ना। तो ये n की वैल्यू में मतलब GCD में रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका मतलब वो निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 4 आना चाहिए ना, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र निकालना है, मेनली हमें पता है और आपको HCF आता है, ठीक है, तो बस आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपको पता है। अब यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है, ये कोड हमने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। m की वैल्यू गई है, n की वैल्यू गई है, फिर हमने क्या किया, ये हमारी कुछ प्री कंडीशन है, वो क्या है कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, n जो है ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद में GCD का कोड है। तो वाइल आपको क्या करना है, m इज़ 0, m जो है वो 0 से बड़ा है, तो आप क्या कंडीशन चेक करोगे, n इज़ ग्रेटर देन m, और इंट
अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसको स्वैप कर देंगे। वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए पहले हमने इंट की टी के अंदर एम को स्टोर कराया, फिर एम इक्वल टू एन हो गया, फिर एन की वैल्यू टी के बराबर होगी, मतलब यहाँ पर हमने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। उसके बाद में हमने क्या किया, आगे फर्दर गए। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, फॉल्स होती है, मतलब अगर फॉल्स हो जाती है तो सीधा ही हम यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन अगर ट्रू होती है तो हम इसको पहले स्वैप करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले कोड पे आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, m माइनस इक्वल्स टू एन, ठीक है, m में से आपको माइनस करना है n, ठीक है, वो आप करेंगे और उसके बाद में आपको ये करते रहना है, और उसके बाद में आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हमने ये चीज़ देख ली। अब यहाँ देखो, अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ दी है तो अब आपसे इसमें पूछा गया है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए आपको क्या करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास तीन इंटीजर हैं m, n और t, सिर्फ इन्हीं को स्टोर कराना है। कोई बड़ा कुछ ऐसा आप लिंक लिस्ट वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वो सिर्फ आप इन तीन जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करा रहे हो। तो जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग ऑफ 1, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास में, अगर आप ऐसा कर रहे हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपके पास में यहाँ पर कुछ केसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी m और n की वैल्यू तो पता नहीं है, वो तो m और n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो अगर m इक्वल्स टू n होता है, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिंपल प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट केस हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो गए तो एक दूसरे के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। लेकिन अगर ऐसा होता है m इक्वल्स टू 1 है या फिर n इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर आपको बहुत लंबा प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारी इटरेशंस होंगी, ठीक है, n इटरेशंस होंगी, जिसकी वजह से जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी दैट इज़ बिग ओ n। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको और भी नई नई वीडियोस मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।